नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक बहुत बड़ा पेच तब आ गया है जब खबर ये बाहर आई है कि जो याचिका बागी गुट की तरफ से दायर की गई है उस याचिका में ये कहा गया है कि हमने महाराष्ट्र यानी बागी गुट ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और अल्पमत में है एमवीए। अब से कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार अल्पमत में है। याचिका में लिखा है, शिंदे गुट ने याचिका में यह दावा किया है कि एमवीए इस वक्त अल्पमत में है क्योंकि हमने समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को ईडी की तरफ से कल के लिए समन आ गया है और प्रियंका चतुर्वेदी ने लिख दिया है कि ईडी ने बीजेपी से परम भक्ति की मिसाल पेश की है। इधर बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी की जो बात कही गई है उसको लेकर सुगबुगाहट तेज है, लेकिन पूरे मामले में स्पष्टता तभी आएगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है ये साफ हो पाएगा। तो महासंकट में जो महासुनवाई है, अल्पमत में है महाअघाड़ी सरकार। ये कहा जाएगा शिंदे गुट की तरफ से महाअघाड़ी सरकार को समर्थन हम नहीं दे रहे हैं और 39 तो सिर्फ शिवसेना के हैं, वो 9 अन्य का भी दावा कर रहे हैं। 38 बागी एमएलए ने समर्थन वापस लिया है, हालांकि अब यह आंकड़ा 39 हो चुका है और 9 निर्दलीय की वो बात कर रहे हैं। अल्पमत सरकार मनमाने फैसले ले रही है, ये लिखा गया है, बोला जा रहा है शिंदे ग्रुप की तरफ से। अल्पमत में है सरकार, वो मनमाने फैसले ले रहे हैं, हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी मोर्चा संभालेंगे। उनकी दलील यह होगी कि स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आज 5:30 बजे तक का डेडलाइन है, तो पहले कोई फैसला हो उसके बाद उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जो भी दलीलें दोनों तरफ से दी जाती है हम सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन 16 बागियों पर नोटिस का जो वार है वो आप देख रहे हैं क्योंकि महासंकट में इस महा कवरेज में हम आपको 3-4 एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पिटीशन में लिखा गया है एमवीए अल्पमत में है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन पहुंच चुका है। दिवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दिवेश, 2 बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। संजय राउत को कल ईडी का समन, विपक्ष जाहिर तौर पर शिवसेना कहेगी और कह भी रही है कि ये तो ईडी बीजेपी की भक्ति कर रहा है। दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले को आप देखें तो कोर्ट में ये कह रहा है शिंदे को कि अब अल्पमत में है एमवीए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस केस की ये जो पूरा केस है जिसमें संजय राउत को समन किया गया है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी से नहीं हो रही है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करीब 4-5 महीने पहले से चल रही थी और इसमें संजय राउत के एक करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत, इन्हें अरेस्ट भी कर चुकी है ईडी फरवरी के महीने में। प्रवीण राउत को जब अरेस्ट किया गया था उसके बाद बहुत सी जगहों पर सर्च भी हुई थी। सुजीत पाटकर नामक एक करीबी है संजय राउत के, जिनके घर पर भी सर्च हुई और उनके घर पर से बहुत से ऐसे कागजात मिले, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि संजय राउत और उनके परिवार के नाम पर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी उनके डॉक्यूमेंट थे जो सुजीत पाटकर के घर से मिले। इसके बाद ईडी ने अपने रिमांड रिपोर्ट में यह भी कहा था कि प्रवीण राउत ऐसा लग रहा है कि वो किसी पॉलिटिकली एफिलिएटेड आदमी के फ्रंट है, मतलब कोई एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उनके फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के लिए टिकट्स निकालना, उनका फॉरेन ट्रैवल का खर्चा उठाना, उनके फॉरेन टिकट्स का खर्चा उठाना और अन्य बहुत से ऐसे खर्च उठाना, गिफ्ट देना, इन सारे खर्चों को प्रवीण राउत संभाला करते थे। तो ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन, यही अंदेशा जताया जा रहा था कि ये और कोई नहीं पर संजय राउत है। संजय राउत की इससे पहले कभी भी स्टेटमेंट नहीं हुई है, हालांकि उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, उनकी स्टेटमेंट एक बार ईडी में हो चुकी है और उसी सिलसिले में हुई है जिसमें प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से करीब 50 लाख रुपए का एक इनसिक्योर्ड लोन लिया गया था। उसी मामले में 2020 में उनकी स्टेटमेंट हुई थी। अब वो फ्लैट भी अटैचमेंट पे है। इसके अलावा अलीबाग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जमीनें हैं जिन्हें अटैच कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अब जब संजय राउत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी उसके बाद की जाएगी ईडी द्वारा। अंजना, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगेगा आप दिवेश कि इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? ये मैटर नंबर 27 यानी 27 नंबर मैटर आ गया है। बस अब 6 मैटर की बात है।
इसके साथ ही 27 के बाद जैसे ही 33 पर पहुंचेगा वैसे ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। 33 और 34 नंबर मैटर है इसमें। सोमवार और शुक्रवार को कई बार ऐसा होता है कि अदालत खाने की छुट्टी पर जाने के बजाय सारे मैटर एक साथ निपटा के तभी खाने की छुट्टी पर, यानी एक साथ सारे निपटा कर तब वो भोजन करते हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है कि अदालत ये 6 मैटर बचे हैं ये सारे करके जाए, या फिर अभी थोड़ी देर में खाने की छुट्टी की घोषणा हो जाए तो फिर अदालत भोजनावकाश पर चली जाएगी और बेंच फिर बाद में असेंबल होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी स्थिति क्या बनती है। 27वां मैटर चल रहा है, पल पल हम यही देख रहे हैं यहां से, ताकि ये पता रहे कि आखिर अब कितने मैटर की दूरी कितनी तेजी से घट रही है। फिलहाल जो ये मामला है इसमें लग रहा है कि जिस तरह से याचिका में जो पॉइंट्स रखे गए हैं उससे इतर भी कुछ ओरल सबमिशन भी दिए जा सकते हैं जिसमें ये फ्लोर टेस्ट की बात हो तो उस पर, और शुरू से ये लग रहा है कि सबसे सटीक उपाय है इसका वो फ्लोर टेस्ट ही है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या अदालत राज्यपाल को ये डायरेक्ट करती है कि वो कितने दिनों के अंदर कोई एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएं, या फिर इन विधायकों को जो समन दिया गया स्पीकर की तरफ से उस नोटिस का जवाब देने का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है 24 घंटे तो हो सकता है कि उसे 3 दिन 72 घंटे या 48 घंटे ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस तरह से अदालत को अपनी दलीलों से कन्विंस कर लेती है, या ऐसी सबूत, ऐसे पुराने जजमेंट, पुराने रिकॉर्ड साइट करती है अदालत के आगे जिससे कि अदालत इस पर उनकी बात माने या उस हिसाब से चले। यानी कोर्ट में वकील जो होता है वो लॉ ऑफिसर होता है और वो न्याय दिलाने के लिए न्याय के रास्ते में मदद करता है अदालत के वो मददगार होते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अदालत कौन से वकील की किस पक्ष की दलील को अपनी मदद समझता है और किसको रिजेक्ट करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यानी हमें भी बहुत उत्सुकता है और ये भी उत्सुकता है कि कोर्ट में जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़े वैसे वैसे हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करते जाएंगे। बिल्कुल, 5-6 केसेस बने हैं, उसके बाद से अब मामला आएगा। जो याचिका दायर की गई है बागी गुट की तरफ से। बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है, बागी मंत्रियों पर सीएम उद्धव की बड़ी कार्रवाई। बागी मंत्री, क्योंकि कल से ही ये साफ हो रहा था, बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए हैं। उनके साथ कोई शिवसेना का विधायक मंत्री टिका ही नहीं। उदय सामंत आखिरी थे, वो भी चले गए थे। ऐसे में अब ये मंत्रालय दूसरे को सौंपे जा रहे हैं। दिवेश, बागी मंत्रियों के विभाग अब दूसरे मंत्रियों को दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, यानी ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी तो यही पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो भी बागी मंत्री हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे गुट ने बताया था कि 8 मंत्री उनके साथ हैं और अन्य भी बहुत सारे, जैसे उदय सामंत ने भी अब ज्वाइन किया है। तो इन सारे मंत्रियों के जो मंत्रालय हैं उन्हें दूसरे लोगों को सौंपा जा रहा है ताकि कोई तरीके का सवाल ना कोई उठा पाए कि इन मंत्रालयों के काम कैसे चल रहे हैं। जैसा कि आरोप प्रवीण दरेकर जो कि बीजेपी के विधान परिषद के लीडर है, उन्होंने भी लगाया था कि 48 ही घंटों में कुछ 160 से ज्यादा जीआर पास कर दिए गए। उसके बाद ये पता चला कि करीब 280 जीआर 4 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने पास कर दिए थे जब से ये रेबेलियन शुरू हुआ था। और ऐसा ही लग रहा है अब भी कि जब तक कि कोई और आक्षेप न उठाए या गवर्नमेंट के काम पे कोई रोक न लगे तब तक वो दूसरे जो मंत्री इनके पास बचे हैं उन्हें कार्यकाल देकर, दूसरे मंत्रालय का कार्यकाल देकर उन सारे मंत्रालय के जो ऑर्डर्स है, जीआर है, उन्हें किसी तरीके से पास कराने की ये होड़ लगी हुई है। उससे उन्हें किसी तरीके से पास कराने की कोशिश चल रही है। अभी तो यही समझ में आ रहा है, आगे और भी हो सकता है कि और भी कुछ मंत्रालय और भी अगर कुछ लोग जाके जुड़ते हैं तो उनके भी मंत्रालय इसी तरीके से ट्रांसफर कर दिए। मंत्रालय अब बदल दिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का मंत्रालय भी दे दिया गया है सुभाष देसाई को। मौसमी हलचल तेज हुई है। ईडी का समन संजय राउत को, और अब इस पर भी जमकर सियासत होगी। 17 एमएलए दावा है संजय राउत का कि 17 एमएलए को ईडी ने बुलाया था और बोला था कि आप सूरत पहुंचिए। तो लगातार शिवसेना और लगातार जो एनसीपी है वो ये आरोप लगा रही है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और अब संजय राउत को जब समन आता है तो जाहिर तौर पे
कैंप की तरफ से पूरी तरह से इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ पृथ्वीराज चौहान भी यही बोल रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और पूरी बीजेपी लग गई है सरकार को गिराने में। पहले भी ये कोशिशें हुई हैं, इस बार भी कोशिशें हो रही हैं और ये नाकाम होंगी। कुल मिला के आप देखिए अंजना, हर घंटे अलग अलग आ रही हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह एक ठीक है, आपकी आवाज कट रही है चूंकि आप कार में ट्रैवल कर रही है। मौसमी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विद्या, अब इधर उद्धव ठाकरे भी दिखाना चाह रहे हैं कि कमान मेरे हाथ में है, सख्त फैसले ले रहा हूं, और उन्होंने एकनाथ शिंदे का मंत्रालय तक दे दिया है बागी मंत्रियों का। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो मंत्रालय था वो सुभाष देसाई को दिया है, वहीं एक गुलाबराव पाटिल का जो मंत्रालय था उसको दे दिया है अनिल परब को। ये लोग हैं जो अभी भी दरअसल सरकार में अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ दिख रहे हैं। हर रोज आना जाना मातोश्री में इन लोगों का हो रहा है। अनिल परब वही सदस्य हैं, शख्स हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ईडी ने उनको 3-4 दिनों तक अपने पास रखा था। जब शुरुआत में ये बागी नेता गए थे गुवाहाटी, उस समय से माफ कीजिएगा 2-3 दिन तक ये लोग वहीं पर थे। तो अनिल परब, दरअसल अनिल परब और सुभाष देसाई वो लोग हैं जो एमएलसीज हैं, ये एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 17 का अभी भी हवाला दे रहे हैं। 17 एमएलए इनके पास हैं अभी भी। संजय राउत और जो उद्धव ठाकरे का जो कैंप है वो बार बार यही कह रहा है कि उनके पास कई सारे नेता अभी भी हैं और जो बाकी आएंगे उनके साथ भी बेटर उनको प्रपोजिशंस दिए जाएंगे जब वो आएंगे उनके पास। लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है कि ये सारे एमएलए गुवाहाटी से आए। इनका अभी भी ये मानना है कि कुछ लोग जो हमारे तरफ से गए थे वो कुछ लोगों को वहां पे मान मुनव्वल होगा गुवाहाटी में और उनको लेके आएंगे। इस तरह की एक पूरा अंदेशा वो जता रहे हैं संजय राउत और उनकी पूरी टीम। बिल्कुल, और देखिए संजय राउत, उनके बयान की वजह से एक टेंशन हुआ और उसके बाद हमने देखा, संजय आप हाथ उठा रहे थे कि उनका भी पुतला फूका जा रहा है कुछ जगहों पर। संजय, अभी फिलहाल तो 27 नंबर मैटर ही चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बस अब थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में शायद हो सकता है कि 33 नंबर मैटर आ जाए और उस समय इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाए। यानी जो सुबह से उत्सुकता बनी हुई है उसकी चरम और परम स्थिति बस थोड़ी देर में आने वाली है। बिल्कुल इंतजार करेंगे। जल्दी से अनुपम के पास एक बार चलते हैं जो गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की सुगबुगाहट और तैयारी है सब कुछ सुनने के लिए आज वहां पर? अनुपम जी अंजना, देखिए भीतर में जो हमारे पास खबर है कि एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां से लिंक दिया जाएगा तो और जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो पूरी तरह से उसको देखेगा सुनेगा। हालांकि वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर दीपक केसरकर की एक जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वजह यही है कि ये जो गुट है, ये जो धड़ा है, अब पूरी तरह से अपने को केंद्रित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। एक और बात जो सुनने में आ रही थी कि गवर्नर से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाएगा, हो सकता है चिट्ठी भी लिखी जाए, लेकिन ये सब निर्भर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। क्योंकि उसी वजह से जो एकनाथ शिंदे हैं अभी रुके हुए हैं, क्योंकि पहले सुबह खबर आई थी कि हो सकता है आज ही राज्यपाल से संपर्क स्थापित किया जाए। और जिस तरह की बात एकनाथ शिंदे की ओर से अभी कही गई है कि अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, तो वो कम्युनिकेशन गवर्नर के साथ उनको करना ही पड़ेगा अंततः। तो वो कब करना है ये जो डिसाइड करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद डिसाइड करेंगे और कि उसमें क्या हो रहा है। अंजना, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो हलचल है इस वक्त मौसमी, जमीन घोटाले का मामला। इससे पहले संजय राउत की पत्नी से पूछताछ हुई है, लेकिन फिर संजय राउत से उस वक्त पूछताछ नहीं हुई थी और सियासी ड्रामे के बीच में अब ये समन उन्हें भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार संजय राउत खुद भी ईडी का जिक्र करते हैं। जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये सब ईडी का डर है। तो वो उस वक्त भी जानते थे कि उनके ऊपर भी लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है। उनकी पत्नी से पूछताछ हो गई है और मामले उनके सामने है, पर सियासी रूप से लगातार संजय राउत इसको भुनाते आए हैं। देखना ये होगा, ये दिलचस्प बात यह है कि ना सिर्फ शिवसेना बल्कि आप देखिए तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी आजकल ईडी के चक्कर
काट रहे हैं और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मनमानी करवाने के लिए। तो कल अगर संजय राउत जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसको ये बिल्कुल सियासी रूप से एक हथियार बनाएंगे कि किस तरह से ना सिर्फ वो बाकी जो 17 एमएलए हैं, बल्कि अब क्योंकि हम वो बोल रहे हैं जो सरकार को, जो भाजपा को पसंद नहीं है और बागी विधायकों को हम आड़े हाथ ले रहे हैं, उनको अखर रहा है, इसलिए हमको निशाना बनाया जा रहा है। तो लगातार सिंपैथी कार्ड खेलने की भी कोशिश हुई है इस मसले पर और इसमें भी ये जताया जाएगा कि ईडी को हम का बुलावा सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम सियासी रूप से भाजपा की और सियासी रूप से बगावती नेताओं की खिलाफत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करते हैं संजय का। संजय, एक बार फिर से ये समझना चाहेंगे क्योंकि जो ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अल्पमत में है, ये भी याचिका में बागी विधायकों ने डाल दिया है और ये भी लिख दिया है उन्होंने कि हमने समर्थन वापस ले लिया है। ये सब कुछ किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है आज की हियरिंग को? इंच इंच नजदीक आ रहा है सुनवाई का वाला मैटर और 29 नंबर मैटर चल रहा है। अब बस 3 मैटर की जरूरत रह गई है। उसके बाद 32वां मैटर जैसे होगा उसके बाद 33वां मैटर आ जाएगा। जैसा कि आपका ये सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया सरकार अल्पमत में है, तो ये तो जाहिर है कि सरकार के जो सत्तारूढ़ गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है शिवसेना के 55 में से अगर 39 विधायक उनके साथ हैं, इसके अलावा निर्दलीय विधायक हैं, बाकी सारा इनका ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास 51 विधायकों का समर्थन है। हाँ। तो ऐसे में सरकार तो अल्पमत में है। तो ये भी कोशिश चल रही है कि राज्यपाल को सीधे अप्रोच किया जाए और वो सारी लिस्ट दी जाए। अगर राज्यपाल चाहते हैं कि परेड कराई जाए तो परेड कराई जाए और उसके बाद फिर अपना बहुमत सदन में सिद्ध किया जाए। लेकिन उसके पहले ये कोर्ट भी आकर इसको भी आजमाना चाहते हैं कि यानी कोर्ट से अगर स्पीकर के नोटिस का को स्टे मिल जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी और नैतिक जीत यहां से शुरू होगी। फिर आगे फिर देखते हैं कि ये कानूनी और जो संवैधानिक दोनों विकल्प हैं, इसको ये आजमाना चाहेंगे और आखिर में चुनाव आयोग तो जाएंगे ही जाएंगे। संजय इशारा कीजिएगा, फौरन आएंगे सबसे तेज हर जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं राम कदम क्या कह रहे हैं। और ये ईडी वाला जो समन संजय राउत के लिए गया है, इस पर भी उनकी प्रतिक्रिया है। राम कदम बीजेपी नेता, सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुप्पी साधे हुए है। आखिर भाजपा कैंप में हो क्या रहा है? हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कदम जी मौजूद हैं, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी का समन चला गया है, ये तो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है, आखिर हो क्या रहा है? नहीं, जब किसी भी प्रकार के आर्थिक गैर व्यवहार सामने आएंगे और पुख्ता कागजात के साथ सामने आएंगे, क्योंकि कभी भी ईडी की कोई कार्रवाई रातों रात नहीं होती, कई दिनों का अध्ययन उन कागजात का होता है, उसके पश्चात वे कार्रवाई करती है। तो इस कार्रवाई को हम अन्यथा लेने के बजाय जिन्हें भी ईडी का समन्स आता है वे उन सवालों का जवाब दें। सवालों से यदि कोई छुपता है तो उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उनके हाथ कहीं ना कहीं काले हैं। इसके पीछे राजनीति तो नहीं? इस वक्त महाराष्ट्र का करंट पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है वो तो नहीं? जब पुख्ता कागजातों के आधार पर ईडी कार्रवाई करे तो उस कार्रवाई के साथ हम उसे सियासत क्यों जोड़ें? क्या देश के लोग क्या चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता है करके उस पर कार्रवाई नहीं हो? यह बदला हुआ भारत है और कोई भी जांच एजेंसी के सामने वे कौन से दल का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है, छोटा है बड़ा है, यह देख करके कार्रवाई हो, या उसके पुख्ता कागजात, उसने किस प्रकार के आर्थिक गैर व्यवहार किए हैं उस पर कार्रवाई हो। तो ये बदले हुए भारत में आदमी नहीं देखा जाएगा, उसका दल नहीं देखा जाएगा, छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा। यदि उसने गलत किया है तो उन बातों का जवाब उसे देना होगा, कानून अपना काम करेगा। शिंदे और ठाकरे कैंप में जुबानी जंग तेज हो गई है। कल आदित्य ठाकरे ने बागियों को मच्छर कहा, एकनाथ शिंदे इस जुबानी जंग में दाऊद को ले आए। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आदित्य ठाकरे का ये अंदाज बता रहा है कि शिंदे गुट की बगावत को चुपचाप देखते रहने के मूड में नहीं है शिवसेना।
आदित्य ठाकरे शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने इस मंच से शिंदे खेमे को जमकर ललकार लगाई। कारण हिंमत असती, जर हे वाद असते तर पडून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेलं आहे तुमच्या समोर आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती आहे 10-12 जे फुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं ह्यांना काय वाटलेलं पहिलं हे जातील एकदम शान मध्ये थाटात जातील, जसे इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं। आदित्य का ये हमला भला एकनाथ शिंदे कैसे सह सकते थे? गुवाहाटी से ट्विटर के जरिए बगावत की वजह बताई। शिंदे ने ट्वीट किया, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिसने मुंबई बम धमाकों को अंजाम देकर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। इसका विरोध करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साफ है, शिंदे बार बार बाला साहब और उनके हिंदुत्व की विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं। उनकी ये बातें शिवसेना को चिढ़ा रही हैं। बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। तीखी होती बयानबाजी ये दर्शा रही है कि शिंदे खेमे की बगावत से उद्धव धड़ा न सिर्फ गुस्से में है बल्कि आहत भी है। आदित्य ठाकरे का ये बयान सुनिए। की असल्या विकाऊ माणसांबरोबर जे स्टेजवर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेनेबद्दल करायचे। ओ खरी ताकद ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये आहे, तुमच्यामध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझ्या गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते। मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते, नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते। आदित्य ठाकरे की शिकायत है कि पिता की बीमारी का बागियों ने फायदा उठाया, लेकिन आदित्य के पास उदय सावंत की बगावत का क्या जवाब है? उदय सावंत आदित्य के करीबी माने जाते थे और 2 दिन पहले तक वो ठाकरे खेमे में नजर आ रहे थे, लेकिन कल अचानक गुवाहाटी पहुंच गए। सावंत के जाने से अब शिंदे खेमे में शिवसेना के बागियों की संख्या 39 हो गई है। जाहिर है बड़े स्तर पर इस तरह बगावत के पीछे कारणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। शिंदे कैंप से भरत गोगावले ने एक वीडियो जारी कर वो कारण भी बताए और सवाल भी उठाए हैं कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कभी पिछले 2.5 साल में 2019 के विधानसभा चुनाव हारने वाली शिवसेना विधायकों की एक साधारण बैठक भी बुलाई? इसके विपरीत उप मुख्यमंत्री पराजित एनसीपी उम्मीदवारों को धन और अधिकार दे रहे थे। एनसीपी पूरे शिवसेना को मिटाकर राज्य में आगे बढ़ रही थी। इन सभी कठिन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे ने हम सभी शिवसेना विधायकों का समर्थन किया। एकनाथ शिंदे ने हम सभी विधायकों के अनुरोध पर ही शिव सैनिकों और शिव सैनिकों के फायदे के लिए ये भूमिका निभाई है। दो राय नहीं है कि ये जुबानी जंग जनता की भावना अपनी तरफ करने के लिए है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन मायने रखता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शिंदे कैंप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र सरकार के वकील देवदत्त कामत की दलील, जो आज वो सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटीशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा माध्यम में। तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे
एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है, आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते नो कॉन्फिडेंस का इन लॉ, इसका कोई मायना नहीं रखता। बड़ी खबर हम एक और आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से एक और याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है जिसमें ये तमाम मामले लिखे गए हैं। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इस नई अर्जी में कहा है, बागी विधायकों को जान का खतरा, अपनी जान को खतरा बताया है बागी विधायकों ने। संजय राउत की धमकी का भी जिक्र है, जिस तरह के शब्द बीते दिन संजय राउत ने इस्तेमाल किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब उनकी वो जिंदा लाशें हैं, अब उनके शव आएंगे, हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। इन सब के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उद्धव सरकार से नहीं संभल रही कानून व्यवस्था। जल्दी से बताएं संजय, क्या कुछ लिखा गया है? नई अर्जी है, तीसरी अर्जी। ये वही अर्जी है जिस अर्जी में जान को खतरा बताया गया है और इसीलिए उनका ये कहना है कि वो 24 घंटे में जवाब देने को इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनकी जान का खतरा, उनके घरों पर हमले किए गए हैं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उन्हें डर है, जो उन्हें फोन से धमकियां मिल रही हैं। ये सारे उस मूल जो 2 अर्जियां हैं, उन सारी अर्जियों में ये सारा जिक्र है। और बस अब ये अभी 33 नंबर मैटर चल रहा है, जो यहाँ कालका जी मंदिर के पुजारियों के आपसी विवाद का है और रिसीवर नियुक्ति का है। इसके बाद अगला मैटर 34 नंबर है। किसी भी समय मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जैसे उस मैटर की सुनवाई खत्म होगी, 34 नंबर मैटर आएगा। 34 और 35 नंबर है। 34 नंबर मैटर एकनाथ शिंदे का है और 35 नंबर मैटर गोगावले का है। तो ऐसे में पहले 34 नंबर मैटर की सुनवाई होगी और उसका गोगावले का नंबर आएगा। शिंदे ने अपने उसमें सरकार को अल्पमत में बताया है और उसमें ही मेन जो याचिका है वो यही है। बाकी तो नियुक्तियों को लेकर है जिस पर ये सारी चीजें चल रही हैं। इसमें पहली याचिका है जिसमें डिप्टी स्पीकर के अधिकारों को, उनके कार्य प्रणाली को चुनौती दी गई। कुछ ही देर में संजय अब जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। संजय सबसे पहले हर खबर आपको बताएंगे, इससे पहले आपको लिए चलते हैं मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, आपके साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, बातचीत कीजिए उनसे। एक के बाद एक एकनाथ शिंदे कैंप से लगातार वार हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी से बात करते हैं। 34-35 नंबर पे पूरा मसला है। आज तक दिखा जा रहा है प्रियंका के ऑफिस में, वहां पे आप जरा नजर दौड़ा लीजिए। संजय दिखाइए, आज तक दिखाया जा रहा है यहाँ पे लगातार। आप आज तक पर नजर बनाए हुए हैं प्रियंका, पर जो खबरें आ रही है वो आपके कैंप के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह से जान का खतरे की बात कर रहे हैं, 38 विधायक जो है उनके पास है, उसका दावा ठोक रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि सुरक्षा का प्रबंधन किया गया है, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। अब तो इनके पास पूरा सीआरपीएफ का भी सपोर्ट आ चुका है केंद्र सरकार से। एक चिट्ठी गवर्नर साहब से जा चुकी है कि इनके लिए ये बनाए, सुरक्षा का माहौल बनाए। सारा माहौल सुरक्षित है। पता नहीं ये लोग असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता इनकी कारनामे देख रही है। हम उनका ऑडियो फिर से सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बागियों की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बताते हुए मौसमी बात कीजिए। वक्तव्य को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है और यही है क्योंकि वो मराठी में बोल रहे थे, कुछ लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने क्लियरली कहा कि जो इस तरीके का काम करता है उनकी क्या अंतरात्मा मर चुकी है। ये तो खुद नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, मेरे अंतरात्मा की मैं कॉल ले रहा हूँ। बात करूंगी, अभी सुनवाई शुरू हो गई, बड़ी खबर आ रही है। मतलब शुरू होना, क्या आपको लगता है अगर कोर्ट ये तय करती है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि फ्लोर टेस्ट में, और या फिर डिस्क्वालिफिकेशन को निरस्त कर देती है तो वो बड़ा झटका होगा? नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे पार्टी के सिंबल पे चुनकर आए हैं और पार्टी के खिलाफ अगर बगावत हो रही है तो उनका निरस्त होना जरूरी है और वापस से रीनॉमिनेट होकर आए। हम बस यही कह रहे हैं, नए पक्ष से, नए गठ का जो बात कर रहे हैं उसके इलेक्शन सिंबल पे जीत कर आए। ठीक है मौसमी, आप बने रहिए उनके साथ, हम फौरन वापस आपके पास आ रहे हैं। संजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है।
संजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है। बागियों की अर्जी पर सुनवाई की शुरुआत हो गई है। अब तो एक एक करके दोनों ही तीनों मसले जो हैं, अर्जियां जो हैं, उन पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। संजय, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, बागी जो गुट है उनकी अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक और अर्जी की खबर आई है जिसमें यह कहा गया है उनकी जान को खतरा है। उन्होंने संजय राउत के बयानों को भी वहां पर डाला है। ईडी के समन पर भी उनसे पूछ लीजिए मौसमी एक सवाल। मौसमी, वो शिंदे कैंप के लिए वो जी अंजना, और ये खबर आ रही है सबसे सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि एडवोकेट जो शिंदे कैंप के हैं वो कह रहे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है अंजना वो सही नहीं है, और जो डिप्टी स्पीकर को लेके डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर ऑर्डर को क्लियर करे। सबसे पहली बात है कि स्पीकर ट्राइंग टू सबवर्ट द असेंबली, ये शिंदे कैंप का कहना है। प्रियंका, आपसे पूछते हैं कि कहा जा रहा है कि पूरी तरह से स्पीकर जो है पूरे असेंबली की प्रोसीडिंग्स को सबवर्ट कर रहा है, ये शिंदे कैंप के वकील। वो लोग कुछ भी दावा ठोक सकते हैं। लीगैलिटी अगर देखेंगे, लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ विप अजय जी हैं, और वो उसी समय पे कार्रवाई हो गई थी जैसे ही हमें पता चला था कि कुछ एमएलएज उनके साथ हैं, तो हमने चीफ विप बदल दिया, जिसकी मान्यता डेप्यूटी स्पीकर के कार्यक्षेत्र में है और उन्होंने दी है। बाकी जो भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आलोचना वहां के शिंदे कैंप के वकील आलोचना कर रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर के कदम की, कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, खबर आ रही है कि ये सही नहीं है, इसकी आलोचना कर। नहीं, वो तो अपनी दलील रखेंगे ही सामने। हमारे भी जब हमारा लॉयर की बारी आएगी वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, और उसी का इंतजार भी है। मौसमी, संजय जुड़ गए हमारे साथ। संजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या दलीलें रखी जा रही हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई शुरू होने के साथ ही जो दलीलें रखी गई हैं वो सबसे पहले यही रखी गई कि उपाध्यक्ष ने जो एक्शन लिया है वो किसी भी तरह से संविधान के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इसे कोर्ट इस पर स्टे लगाए। कोर्ट ने सीधा पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने कि आखिर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया है आपने। उस पर उन्होंने कहा कि मामला इतना गंभीर है और चूंकि चर्चा फ्लोर टेस्ट को लेकर भी है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना ही मुनासिब समझा है ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्द से जल्द उपयुक्त आदेश जारी करे ताकि उससे फिर ये जो संकट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में बागियों की अर्जी पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए दोनों पक्ष से तो हम ये माने कि बागी गुट की तरफ से तमाम दलीलें जो है वो इस वक्त दी जा रही हैं। डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो डेप्यूटी स्पीकर ने नोटिस जारी किया है उसी को लेकर शुरुआत हुई है। संजय, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि ये मामला चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी एकनाथ शिंदे ने दी थी, एकनाथ शिंदे की अर्जी पे सुनवाई शुरू हुई है और याचिकाकर्ता की तरफ से नीरज किशन कौल उनका पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने बहस की शुरुआत की और उन्होंने शुरुआत में साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से चीजें डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किया गया वो किसी भी तरह से संविधान के अनुकूल नहीं है और जो नियमावली है उसके भी अनुकूल नहीं है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। अब दूसरा पक्ष इसमें जब शिवसेना की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो उस समय देखा जाए कि वो क्या दलील अपनाते हैं। बिल्कुल, और उन्हीं की दलीलों का इंतजार रहेगा क्योंकि अभी पहले शुरुआत इधर से हुई है। मामला गंभीर इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि ये भी जस्टिफाई करना है संजय, जैसा आपने भी पहले कहा था कि आप दूसरे किसी कोर्ट में पहले नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, कहीं नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। इसीलिए मामले की गंभीरता पर स्ट्रेस दिया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, ये शिंदे गुट की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो कदम उठाए हैं वो किसी भी तरह से उचित नहीं है और शिंदे के वकील ने कहा कि नोटिस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है, दूसरी आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है। इस पर उन्होंने साफ कहा है कि जी हाँ, हमें लगता है कि 24 घंटे का समय उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले कई जजमेंट में समुचित समय दिए जाने की बात की है। हालांकि ये वेग एरिया है
इसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि मिनिमम समय कितना दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम कितना दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब कर्नाटक के मामले में ऐसी ही याचिका आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 72 घंटे का समय तय किया था और 72 घंटे में जवाब देने की मोहलत बढ़ाई थी। लिहाजा इन तमाम याचिकाकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि कम से कम 14 दिन का समय उन्हें दिया जाना चाहिए था। कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। ये इस पर जल्दी से मौसमी, अगर आप बैठी हैं तो प्रियंका जी से एक रिएक्शन ले लीजिए। ये देखिए, जिस तरह से प्रियंका ये बोल रहे हैं, एक मिनट म्यूट कर दीजिए। क्या रिएक्शन है आपका कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि समय जो दिया गया 24 घंटे का समय कम? आप मुंबई से, महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी कर्तव्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो है मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए। वहां से आप जाकर गुवाहाटी में बैठे हैं, तो ये डिप्यूटी स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको ज्यादा मोहलत दें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में रहकर आप जब उन डिप्यूटी स्पीकर बुला रहे हैं वहां पे मौजूद रहें। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रीजनेबल टाइम देना चाहिए। 24 घंटे रीजनेबल टाइम नहीं माना जाता है। कर्नाटक असेंबली में भी 3 दिन का वक्त। देखिए, 3 दिन का वक्त वो डेप्यूटी स्पीकर, अगेन आई विल से कि वो उनके अधिकार हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। आप गुवाहाटी बैठे हुए हैं, आप सूरत से गुवाहाटी लोकल ट्रेन की तरह चला रहे हैं, तो आपको अगर डेप्यूटी स्पीकर बोल रहे हैं आने को समय अनुसार, तो क्या दिक्कत है? 24 घंटे इज अ बिग इनफ टाइम फॉर यू टू रिटर्न फ्रॉम गुवाहाटी। यही तो ग्राउंड बनाया जाए कि तोड़ा मरोड़ा जा रहा है पूरे कानून को, और हम लोग को फिजिकली थ्रेटन किया जा रहा है कि हम शव वापस आएंगे। 39 लोगों को थ्रेटन किया। मैंने फिर से रिपीट करूंगी, उन्होंने कहा आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उनकी बॉडीज आएंगी। बॉडी का मतलब है शरीर आएगा, ये नहीं कहा था कि मृत शरीर आएगा, कहा था आत्मा मर चुकी है। ये खुद आपको याद होगा। जल्दी से एक बार फिर से संजय के पास चलते हैं। संजय नई दलीलों के साथ सामने आ रहे हैं। संजय बताइए क्या चल रहा है? अरे तो लगा वो संजय को एक बार फिर से आप हमारे दर्शक इस वक्त सुन पाएंगे। 2019 में शिंदे सर्वसम्मति से पार्टी नेता चुने गए थे। ये तमाम बातें वहां पर रखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में बागियों की अर्जी पर सुनवाई जारी है और इसी कड़ी में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 14 दिन का वक्त। सबसे पहले तो मामले की गंभीरता को वहां पर बताया गया है और बताया गया है कि आखिर ये मामला इतना गंभीर है, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि 14 दिन का वक्त डेप्यूटी स्पीकर को कम से कम देना चाहिए था। सुनवाई में राउत की कथित धमकी का मुद्दा उठा है और ये तमाम बातें सामने रखी जा रही हैं। संजय राउत ने जो कहा था कि एक इशारा ही काफी होगा। संजय शर्मा बताएं इस वक्त क्या हो रहा है, क्या दलीलें दी जा रही है? क्या धमकी का मुद्दा भी आ चुका है? धमकी का मुद्दा भी आ चुका है और कोर्ट ने पूछा कि आपको किससे जान का खतरा है और क्यों खतरा है। इन्होंने जो भी बताया है, अभी जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि नोटिस 22 जून को आया है और ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? 24 घंटे में नोटिस का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, लिहाजा कोर्ट इसमें दखल दे और जो जवाब देने का समय है वो पर्याप्त समय दिया जाए। कोर्ट ने इसमें पूछा है कि आखिर कितना समय चाहिए। इन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये मामला आया तो कितना समय चाहिए। इन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये मामला आया तो कम से कम 14 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब ऐसे मामले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि एक सफिशिएंट समय जरूर दिया जाना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। जो 24 घंटे किसी भी तरह से रीजनेबल नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। शिंदे के वकील ने साफ कहा है कि स्पीकर का नोटिस जारी करना गलत है, असंवैधानिक है, एक तरफा है, लिहाजा स्पीकर इस मामले में बहुत हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहे। संजय, धमकियों वाली बात पर क्या टिप्पणी की गई है? धमकियों वाली बात पर ये नीरज किशन कौल ने कहा है कि आर्टिकल 32 में हमने याचिका इसलिए कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि आप 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, इनका यह कहना है कि चूंकि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारी संपत्तियां और घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा हम 32 में यहां आए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच तब किया जा सकता है जब आपके बुनियादी अधिकारों पर कोई खतरा हो, बुनियादी अधिकारों का हनन हो। ऐसी स्थिति में संविधान आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का अवसर देता है, अधिकार देता है। तो इनका यह साफ कहना है
कि चूंकि हमें फोन करके जान की धमकियां दी जा रही हैं, लिहाजा वो लोग यहाँ पर आए हैं और हमें हमारे घर और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे लिए ये बिल्कुल समुचित ग्राउंड है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सीधे अप्रोच करने का, इसीलिए हम हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी नागरिक को अगर उसके बुनियादी अधिकारों का हनन होता है तो वो अर्जेंसी में सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। वैसे कानून के हिसाब से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। पहले भी अगर सिर्फ मामला राजनीतिक होता तब तो कोर्ट उन्हें कह सकता था कि आप सीधा हाई कोर्ट जाइए, लेकिन ये राजनीतिक नहीं, ये जीवन के अधिकार की दलील दी जा रही है। हमारी जान को खतरा है, जान मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नेता ये कह रहे हैं कि वो अब वहां मर चुके हैं, उनके सिर्फ शव वहां से वापस आएंगे। तो ये तमाम चीजें यहां बताई जा रही है। हालांकि जो महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जिनको ये मालूम है, संजय राउत कहना तो ये चाहते थे कि गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है जहां भैंसों की बलि दी जाती है। उनका कहने का ये मतलब भी लगाया जा रहा है कि 40 भैंसे हमने यहां से बलि के लिए भेजे हैं, वहां उनकी बलि हो चुकी है, अब वहां से सिर्फ उनका शरीर आएगा क्योंकि आत्मा मर चुकी है। दूसरा नैतिकता का तकाजा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नैतिक रूप से वो सारे लोग मर चुके हैं। ये कोर्ट में नहीं कहा गया, ये तो मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं जिसकी ये धमकी की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं और हमारे बारे में शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उनका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारी जान को खतरा है, हमें फोन करके धमकियां दी जा रही हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा ऐसे में हम ऐसी खतरनाक जगह 24 घंटे हमारे लिए बहुत कम है, इसलिए हमें जवाब देने के लिए ज्यादा समय मोहलत बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये मुख्य बात सबसे पहले केस की गंभीरता, जिससे वो ये जस्टिफाई कर सके इसकी सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों अप्रोच किया है। दूसरा, धमकियों वाली बात जो लगातार शिवसेना की तरफ से, खासतौर पर संजय राउत की तरफ से आ रहा है और अपनी जान को खतरा ये विधायक बता रहे हैं। तीसरी तरफ डेप्यूटी स्पीकर को और उनके नोटिस देने के फैसले को वो प्रेजुडिस यानी बदनीयती वाली साबित कर रहे हैं, क्योंकि वक्त कम दिया गया, 14 दिन नहीं दिया गया। संजय हाँ, उसमें अभी कोर्ट में मेरी सहयोगी अनिशा माथुर वहां से जो बता रही है, उसमें ये कि जब इन्होंने कहा कि स्पीकर जल्दी में है, हड़बड़ी में है, 24 घंटे में हमसे जवाब चाहते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपने अपनी ये आपत्तियां डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई, आप सुप्रीम कोर्ट सीधा क्यों आए। तो इस पर नीरज किशन कौल का ये संजय के पास एक बार फिर से चलेंगे। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बागियों की 2 अर्जी पर सुनवाई जारी है इस वक्त, और जो बड़ी बात इस वक्त की है, जब ज्यादा दिन नहीं देना और कम दिन देना, हड़बड़ी की बात डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कही गई, तो जज ने सीधा पूछा कि आखिर आपने डेप्यूटी स्पीकर से बात क्यों नहीं की। क्या कहा संजय? 2 मिनट का ब्रेक। इन्होंने ये कहा है कि आपने ये बातें जो आप हम तक कह रहे हैं कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, आपने डिप्टी स्पीकर के आगे क्यों नहीं कही। नीरज किशन कौल का ये साफ कहना था, इन बागी विधायकों के वकील का, कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ उन्हें पद से हटाने का, जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते। जब वो कार्रवाई नहीं कर सकते तो ऐसे में हम उनके सामने जाके क्या कहें। यानी इशारों में उनका ये कहना था अयोग्य घोषित करने का मामला तो डिप्टी स्पीकर के पास पेंडिंग है, डिप्टी स्पीकर को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जबकि वो हमें अयोग्य घोषित कर रहे हैं। फिलहाल जजों ने 2 मिनट का टाइम लिया है, यानी वो आपस में कंसल्टेशन करना चाहते हैं दोनों पक्ष की, इस पक्ष की दलीलें सुनने के बाद। अब ये 2 मिनट बाद अदालत फिर से बैठेगी, तो उस बेंच पर फिर ये तय होगा कि आगे कुछ मिनटों में सुनवाई आगे बढ़ेगी तो किस दिशा में बढ़ती है। क्या नीरज किशन कौल आगे और दलीलें देंगे या फिर कोर्ट दूसरे पक्ष की दलीलें सुनना शुरू करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मतलब साल्वे साहब कनेक्ट नहीं हुए, हरीश साल्वे? अभी तो सिर्फ नीरज किशन कौल ही वो कर रहे हैं और साल्वे साहब ऑनलाइन मौजूद है वहां पर,
लेकिन अभी नीरज किशन कौल ने ही बहस की शुरुआत की है। जब समय आएगा तो उस समय हरीश साल्वे भी अपने कुछ अकाट्य तर्क वहां जरूर पेश करेंगे, ऐसी उम्मीद लगती है। यानी आज सुनवाई में अच्छी अच्छी दलीलें, अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल सकती हैं, जो आगे के लिए शायद प्रेसिडेंट हों। कोई और खबर होती है इशारा कीजिएगा। इससे पहले आपको बता दें, हम आपको लिए चलेंगे अनुपम के पास भी, क्योंकि अब हमें देखना चाहिए क्या विधायक वहां पर इस वक्त शिंदे गुट के इस पूरी प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। बताया गया था बड़े स्क्रीन पर वो देखेंगे। मुझे तो लगता है कुछ देर में हो सकता है इसका भी वीडियो जारी कर दिया जाए। संजय जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वहां से वीडियो जारी किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चीजों की एक मर्यादा रहती है, आई डोंट थिंक कि वो वीडियो जारी किया जाएगा। अगर उसका राजनीतिक फायदा उठाना है तब तो ये वीडियो जारी कर सकते हैं, नहीं तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही इस तरह से सार्वजनिक करने पर हम सब लोगों के ऊपर